नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानीश। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से शुरू होने वाली है। इसके असम से गुजरने का भी प्लान है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस की ये यात्रा असम की राजधानी गुवाहाटी के भीतर अनुमति नहीं दी जाएगी। शर्मा ने दिसपुर के जनता भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यात्रा के दौरान असम में स्कूलों या शैक्षणिक मैदानों की अनुमति नहीं दी जाएगी। समोसे के ठेले पर चल रहा ये बुलडोजर का पंजा किसी की 2 वक्त की रोटी के इंतजाम पर सीधे मार है। ये वीडियो मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कही जाने वाली जबलपुर का है। बताया जा रहा है कि शहर में नगर निगम ने अतिक्रमण के नाम पर एक गरीब का ठेला बीच बाजार में लाकर कुचल दिया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा पर पवन खेड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है। प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक दल, अभी यहां आने से 5 मिनट पहले एक प्रवक्ता उनका ट्वीट करता है, बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म, जिसको जोड़ता है सीधा सीधा उस दिन 22 तारीख से। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? आई डू नॉट नीड अ मिडल मैन बिटवीन मी एंड माई गॉड। पीएम मोदी ने 11 दिन का अनुष्ठान शुरू कर दिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर असुद्दीन ओवैसी ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर है, अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता। सर, आगे चुनाव जो आ रहे हैं तो उसकी किस तरह से तैयारी चल रही है, क्योंकि आपकी ताकत अब दिन ब दिन बढ़ रही है? पूरी तैयारी अच्छी चल रही है। हमको उम्मीद है कि यहाँ की जनता दोबारा इम्तियाज जलील साहब को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भिजाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब की कामयाबी के बाद यहाँ पर हर समुदाय ये समझ रहा है कि इम्तियाज साहब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और इम्तियाज साहब ने पूरी कोशिश की। पहला टर्म है उनका यहाँ पर डेवलपमेंट कराने के लिए, और फिर आप ये भी जानते हैं कि 5 साल में 2 साल कोविड हो गया, तो उसके बावजूद भी इम्तियाज साहब ने पूरी कोशिश की। बरसों से जो लोग यहाँ पर एमपी थे उन्होंने यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ नहीं किया। तो अगर आप देखेंगे 5 साल में जो 2 साल कोविड के निकाल दिए, 3 साल में इम्तियाज साहब ने बहुत कुछ किया। वो जो स्कैम भी हुआ था, कौन सा आदर्श स्कैम में भी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उन्होंने, और मुझे यकीन है कि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता उनको दोबारा कामयाब करेगी। कल के रिजल्ट को आप किस तरह से देखते हैं? कल के रिजल्ट को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, स्पीकर साहब का जो फैसला है मुझे जरा सरप्राइजिंग स्टेज लगा कि वो तो 10 शेड्यूल को भूल ही गए। ऐसा लगता है कि संविधान में 10 शेड्यूल नहीं है क्या? जरा नहीं मालूम अब क्या होगा, आगे देखिए। सर, भाजपा के नेता के एक न्यूज लगाए थे, एक चैनल पर 30 दिन का निर्बंध लगाया। भाजपा के एक नेता अभी गए ना, हाईकोर्ट गए ना वो लोग। हाँ, वो हाईकोर्ट गए, उनको इंशाल्लाह हाईकोर्ट से फैसला होगा, इंसाफ होगा। लेकिन साहब, आप महाराष्ट्र की इस राजनीति को कैसे देखते हैं? मतलब जो भूचाल आ रहा है, हर 1-2 महीने के बाद भूचाल आ रहा है, कोई इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है, ये कर रहा है, आप कैसे देखते हैं इस राजनीति को महाराष्ट्र की? तो ये जनता देखेगी ना, जनता देख रही है।
कि जैसा कपड़े उतार के चेंज कर रहे हैं। कभी कोई ये रंग का पहन रहा है, कभी वो रंग का पहन रहा है, मगर हम तो एक ही रंग में हैं। सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने की तैयारी हो सकती है? राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने की तैयारी हो सकती है या वो ऑफर करेंगे तो आप जा सकते हैं क्या? क्योंकि जलील साहब ने कहा था कुछ दिन पहले। उनसे पूछिए ना, अभी तो इम्तियाज साहब बोल चुके हैं, उनको बताना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो देखो, आप प्रस्ताव लेकर जाओगे तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है, या वो लेकर आने चाहिए, क्या लगता है आपको? इम्तियाज साहब तो बोल चुके हैं ना, अब उनका वो आपको बताएंगे। आगे वाले चुनाव में चलकर आपको अकेला लड़ोगे या साथ में लेकर लड़ोगे किसी को? क्या तैयारी आपकी? पूरी यहाँ की जनता हमारे साथ है। देखिए, आप हमारे साथ है ना भाई? जनता साथ है, अभी आप, अल्लाह हमारे साथ है, जनता साथ है। राम मंदिर का जिस तरह से चल रहा है, कि आपको क्या लगता है, ये सिर्फ चुनाव का मसला है या किसी के लिए अच्छे से काम कर रहे करके? अब देखिए, हमारा जो स्टैंड है वो आपके सामने है, हम उस स्टैंड से बदले नहीं हैं। हम ये एक ही शॉर्ट में बोलना चाह रहे हैं कि अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता, अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई को देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज अटल सेतु की सौगात देंगे। ये पूरा ब्रिज 21.8 किलोमीटर लंबा है। इसमें 16.5 किलोमीटर समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर जमीन पर है। संजय राउत ने उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। दौरे पर है, नासिक के साथ साथ मुंबई में अटल सेतु राष्ट्र को और महाराष्ट्र की जनता को समर्पित करने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी बात है। ये जो योजनाएं हैं, ये परियोजनाएं हैं, ये राष्ट्र हित में और जनता के हित में बनी है और बहुत दिनों से उनका लोकार्पण पेंडिंग था, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं आते तब तक प्रधानमंत्री को टाइम नहीं मिलता। बड़ा प्रोजेक्ट है तो प्रधानमंत्री आज उनका उद्घाटन करेंगे। हमने बार बार ये सवाल पूछा था कि सब कुछ तैयार है और प्रधानमंत्री को टाइम नहीं, तो आप जनता के लिए खुला कर दीजिए। लेकिन बीजेपी की एक भूमिका होती है, जब तक प्रधानमंत्री को टाइम नहीं तब तक कोई भी योजना लोगों के सामने या लोगों के काम के लिए मंजूर नहीं की जाती। तो अभी हो गया है, प्रधानमंत्री आज नासिक में जाएंगे। ये जो योजनाएं हैं, ये परियोजनाएं हैं, ये राष्ट्र हित में और जनता के हित में बनी है और बहुत दिनों से उनका लोकार्पण पेंडिंग था, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं आते तब तक प्रधानमंत्री को टाइम नहीं मिलता। बड़ा प्रोजेक्ट है तो प्रधानमंत्री आज उनका उद्घाटन करेंगे। हमने बार बार ये सवाल पूछा था कि सब कुछ तैयार है और प्रधानमंत्री को टाइम नहीं, तो आप जनता के लिए खुला कर दीजिए। लेकिन बीजेपी की एक भूमिका होती है, जब तक प्रधानमंत्री को टाइम नहीं तब तक कोई भी योजना लोगों के सामने या लोगों के काम के लिए मंजूर नहीं की जाती। तो अभी हो गया है। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने कर घिर गई है। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, कांग्रेस को अयोध्या जाना चाहिए। हम समझते हैं कि कांग्रेस जो है अपना मन से किया, अपना उनका रणनीति है, लेकिन राम मंदिर का या राम का वहाँ जो ये हो रहा है स्थापना, राम के लला जाएंगे वहाँ पर, तो इसको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक चश्मा से नहीं देखना चाहिए। इस नाम पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप्ड होगा, जिसमें देखा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनने की बात हुई है, स्टेशन भी बनने की बात हुई है, और न जाने कितना लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड होंगे, रोजगार मिलेगा। और वहाँ रोजगार सिर्फ हिंदू को नहीं मिला है, वहाँ हम समझते हैं कि आधा से ज़्यादा मुसलमान भाई ही लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो उन लोग भी खुश हैं। एक दो वाक्या भी सुना है उन लोगों का, कि उन लोगों का कहना है कि हम लोगों के लिए स्वर्ण युग आ रहा है या आ गया है। तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस वाले लोग सिर्फ धर्म के नाम पर या एक कार्य जो हो रहा है वो भाजपा के माध्यम से हो रहा है, इसके चलते अगर वो आने की बात न करते हैं तो हम समझते हैं कि ये उनकी बात है। हमारे समझ से जाना चाहिए था,
अगर उनको बुलावा आई तो जाना चाहिए था, और जाते तो ज्यादा अच्छा होता है सब में। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और टीएमसी नेता सुजीत बोस के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कार्यवाही की है। ईडी ने बोस के कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। सुजीत बोस ममता बनर्जी की सरकार में अग्निशमन मंत्री हैं। उसके खिलाफ ईडी ने ये कार्यवाही नगर निकायों के भर्ती घोटाले में सिलसिले में की है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ईडी ने कोलकाता और बाहरी इलाकों में एक साथ छापेमारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को महाराष्ट्र दौरे पर हैं। इस मौके पर नासिक में उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और कालाराम मंदिर का दौरा कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में वाद्य यंत्र बजाया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हुए और 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन भी किया। मालदीव्स और भारत का विवाद हाल फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ मालदीव की इकोनॉमी को इससे झटका लगता दिख रहा है क्योंकि भारत से मालदीव जाने वालों की संख्या में काफी गिरावट आई है। इसके अलावा अब #बायोकट मालदीव वाला ट्रेंड और ऊपर जा रहा है, तो लोग नई बुकिंग करा नहीं रहे हैं। ऊपर से टूरिज्म के बिजनेस से जुड़ी कंपनियों ने भी बुकिंग लेने से मना कर दिया है, तो समस्या दो गुनी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के साथ ऑपोजिशन भी एकजुट नजर आ रहे हैं। देखिए, देश का प्रधानमंत्री होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भी विदेशी व्यक्ति, विदेशी कोई किसी सरकार का कोई राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री कोई अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो संपूर्ण देश उसके खिलाफ है। लेकिन खास बात यह है कि जब लक्षद्वीप की जनता के ऊपर उनके कल्चर और उनकी जो धरोहर को उजाड़ा जा रहा था, उस वक्त ये ट्रोल आर्मी कहां थी? संपूर्ण देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, नो डाउट, लेकिन लक्षद्वीप की जनता जब पुकार रही थी कि उनकी डाइवर्सिटी को, उनके कल्चर को बचाया जाए, तब उसको नष्ट करने के लिए जो है मोदी सरकार पूरा काम कर रही थी। और जहां तक विदेशी लोगों का मामला है, वो कोई भी हो, भारत उस मामले में देश इकट्ठा है और रहा, ये हमारी परंपरा रही है। और खासतौर से हम लोग उस माहौल में परवरिश हुई है जहां पर हम लोग लोगों को कपड़ों से नहीं पहचानते, उनके लिबास से नहीं पहचानते। आप अपनी चॉइस से अपना पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, और ना चाहने के बावजूद भी उसके पड़ोस में रहना पड़ रहा है। वो कितना ही भी खराब, कितना ही भी बदतमीज, कितना ही भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, तो ये तो हमारी चॉइस नहीं है। तो जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, ये तो रियलिटी है। और भारत की हमेशा ये कोशिश रही है कि अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध रखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कुछ ऐसा माहौल है कि चारों तरफ से हमारे पड़ोस के मुल्कों से रिश्ते उतने बेहतर नहीं हैं जितने होने चाहिए। और जो हमारे पड़ोस के मुल्क थे, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, उसमें चाइना का पेनिट्रेशन ज्यादा बढ़ गया है, जो चिंता का विषय है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ था, पहले यूएस का था, चाइना का बढ़ा है, या बांग्लादेश के साथ चाइना का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी विदेश नीति को और
स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम ट्विटर पे जा कर के जो ट्रोल आर्मीज हैं उनका सहयोग लेकर के उनको जवाब दें। वो नहीं है, हमें डिप्लोमेटिक दिल्ली में जारी सर्दी के सितम के बीच शुक्रवार को भी राजधानी में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे का असर धरती से आसमान तक देखा जा सकता है। कोहरे चलते कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चलते दिखे। वहीं 12 जनवरी को घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 23 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज की सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।